गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में देख रहे थे नागरिक शास्त्र खंड से लेसन 9 है ना, विदेश नीति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। विदेश नीति वाली चैप्टर हमारी कंप्लीट हो गई है। देखेंगे लेसन 10 है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सूचना का अधिकार है ना। लेसन 10 में क्या पढ़े थे? भारत की विदेश नीति है ना, ये हम पढ़ चुके थे। इसमें पढ़ेंगे सूचना का अधिकार। किकिरदा ग्राम पंचायत ने तालाब बनवाने का निर्णय लिया। कहाँ पर? किकिरदा। खुदाई के लिए सरपंच ने गांव की औरतों और आदमियों को मजदूरी में लगाया। किकिरदा ग्राम पंचायत के सरपंच तालाब खुदवाने के लिए किनको किनको काम करने के लिए लगाया था? औरतों को और पुरुषों को, है ना। उसने महिलाओं को 40 प्रति रुपये और पुरुषों को 50 प्रति रुपये मजदूरी देना तय किया। कितना कितना? 40 रुपये और 50 रुपये। काम मिलने की खुशी में दोनों ने इस रेट पर काम करना मान लिया और काम में जुट गए। काम मिलने की खुशी में किकिरदा ग्राम पंचायत की महिलाएं एवं पुरुष क्या करते हैं? 40 रुपये सरपंच निर्णय कर देता है कि 40 रुपये देंगे और पुरुषों को 50 रुपये। तो इस खुशी में वे क्या करते हैं? काम करने के लिए जुट जाते हैं। इसी बीच बुधिया की भतीजी चंदा पास के कस्बे से छुट्टी मनाने की किरदाई थी। मतलब जो काम चल रहा था उसी बीच कौन आता है? बुधिया की भतीजी चंदा, है ना। वह क्या करने आती है? छुट्टी बिताने के लिए किकिरदा ग्राम पंचायत आती है। चंदा की आदत हर किसी से पूछताछ कर जानने समझने की थी। चंदा की आदत क्या थी कि किसी से भी वो क्या करती थी? पूछताछ करने की और समझने की कोशिश करती थी। एक दिन बुधिया जब मजदूरी लेकर आई तो उसने मजाक में अपनी बुआ से कहा। अपनी बुआ कौन थी? बुधिया, है ना। बुधिया की भतीजी कौन थी? चंदा। तो वह मजदूरी लेकर के आती है तो मजाक में बोलती है, लाओ मैं पैसे गिन देती हूँ। किनको बोलती है? चंदा बोलती है अपनी बुआ को, है ना, कि लाओ मैं पैसे गिन देती हूँ। बुधिया बोली, कौन बहुत से पैसे हैं बिटिया, 3 दिन की मजदूरी है। जो उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि कितने पैसे हैं? जो 3 दिन की मजदूरी ही तो है। 3 दिन की मजदूरी कितनी है? 120 रुपये ही तो है, इसको क्या गिनना। चंदा ने कहा, 3 दिन के सिर्फ 120 रुपये, ये तो बहुत कम है बुआ। चंदा क्या बोलती है कि 3 दिन की, हाँ तो 3 दिन की मजदूरी कितनी है? 120 रुपये। 40 रुपये की दर से बनता है तो 120 रुपये बनती है 3 दिन का। तो ये बहुत कम है बुआ, आपको रोज़ का कितना मिलता है? बुधिया ने कहा, अरे आप तो पढ़ी लिखी है, क्या इतना भी हिसाब नहीं लगा सकती? कि उसकी बुआ क्या बोलती है वो चंदा से कि आप तो पढ़ी लिखी हैं तो आपको हिसाब लगाना नहीं आ रहा है क्या? 40 रुपये रोज़ का मिलता है। उसकी बुआ क्या बोलती है? 40 रुपये रोज़ का मिलता है। पुरुषों को हमेशा हमसे ज़्यादा 50 रुपये मिलता है, यानी 10 रुपये उनको अधिक मिलता है। किसको? पुरुषों को। चंदा ने कहा, नहीं बुआ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। और क्या आपके गांव वालों को यह नहीं मालूम कि सरकार ने इस तरह के काम के लिए रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम कम से कम मजदूरी तय कर दी है। चंदा क्या बोलती है कि आपके गांव वालों को पता नहीं है क्या? सरकार ने इस तरह के काम के लिए रोज गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। इससे कम, ज़्यादा या अधिक महिलाओं को पुरुषों से कम पैसे देना तो क्या है? गैर कानूनी है। चंदा क्या बोलती है? चंदा क्या बोलती है कि महिलाओं को पुरुषों से कम पैसे देना तो गैर कानूनी है। ये सब मैंने थोड़े दिन पहले अखबार पेपर में पढ़ा था। चंदा क्या बोलती है कि मैंने ये सब अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले।
क्या देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो बताओ कि मजदूरी लेते समय जब आप मजदूरी भुगतान पंजी में दस्तखत करती हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है। चंदा ने पूछा अपनी बुआ से कि जब आप मजदूरी लेते समय मजदूरी भुगतान पंजी में मतलब दस्तखत यानी सिग्नेचर है ना करती हैं तो वहाँ क्या लिखा होता है। चंदा ने पूछा। बुधिया कुछ सोचकर बोले, ठीक से याद तो नहीं है, परंतु कभी खाली दस्तखत भर लिया जाता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या बोलती है कि ठीक से मुझे याद नहीं है, परंतु कभी कभी खाली दस्तखत भर लिया जाता है। सरपंच के हिसाब की मजदूरी भुगतान पंजी में जरूर कुछ गड़बड़ है, चंदा ने कहा। चंदा क्या बोलती है, सरपंच के हिसाब की मजदूरी से भुगतान पंजी में कुछ जरूर गड़बड़ है। अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा की बात कही। अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा जो बात बोली थी उनके पास, उसको अपनी सहेलियों के पास जा कर के अपने साथियों के पास बताती है। हबील बोला, इसका मतलब है सरपंच महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है। हबीब क्या बोलता है, इसका मतलब है कि सरपंच महिलाओं की मजदूरी को मार रहा है, हमको भी पूरे पैसे नहीं दे रहा है, इतना धोखा। हबीब क्या बोलता है कि हमको भी इतना पैसा नहीं दे रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, अब तो ज़रूर कुछ करेंगे। भीखू बोला, हम क्या करेंगे भैया, और हमारा साथ कौन देगा। अरे कानून साथ देगा, और कौन। हाँ, हमको इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी, मगर अभी तो चुप रहो, सरपंच आ रहा है, आपसे डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि हमें किसकी सहायता लेना पड़ेगी, कानून की, है ना। तो अभी सरपंच आ रहा है, कुछ देर के लिए आप लोग चुप रहो। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं होता, मजदूर अपनी मजदूरी के पैसों की बातें करते। जब सरपंच वहाँ से चला जाता है तब क्या करते हैं, अपनी मजदूरी मतलब सरपंच तो तय किया था उसके बारे में बातें करते हैं। सबने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद हबीब ने कहा, मैंने सब पता लगा लिया है। शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद हबीब क्या बोलता है कि मैं सब पता कर लिया हूँ। तो शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं। सरपंच से हम अब तक कितना काम हुआ और किसको कितना मजदूरी दी गई है, इसकी जानकारी मांग सकते हैं। हबीब क्या बताता है कि सरपंच से हम हमको जितना राशि भुगतान हुआ है और कितनी काम हुआ है उसकी जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना होगा। सरपंच हिसाब बताएगा। इस पर सबको शंका थी, पर फिर भी हम समूह बनाकर उसके पास सरपंच हिसाब बताएगा। इस पर सबको शंका थी, पर फिर भी सब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे ही दी। सरपंच के पास जा कर के क्या किए, वे अपनी अर्जी दे दी, मैंने विनती दे दी है ना, विनती किए उनसे, और सरपंच को उसकी सूचना दी गई है ना। देखते हैं हम सूचना का अधिकार। तो 2005 उद्देश्य, फर्स्ट नंबर देखते हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया कि नागरिक जो सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकार तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा। यहाँ देखते हैं
यहाँ पर लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया कि नागरिक जो सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना होगा, उन्हें बताना होगा कि सरकार तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा, उनका काम होगा, है ना। सेकंड नंबर है पारदर्शिता तथा जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जन विश्वास एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। पारदर्शिता यानी उनके प्रति, है ना, जवाबदेही। नागरिकों जो आवेदन डाला गया सूचना के अधिकार के तहत, तो जवाबदेही नागरिकों के प्रति जन विश्वास एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। थर्ड नंबर, नागरिकों से संबंधित लोकहित के कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर हो सकेगा और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास हो सकेगा। नागरिकों को संबंधित जो सुविधा दी जाती है उनको, और बाकी जो अनावश्यक कार्य उनको साथ होता है वह उनसे दूर किया जाएगा और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास हो सकेगा उनको। फोर्थ नंबर है, नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से संयम रखना होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, नागरिकों को कानून के दायरे यानी कानून के समक्ष में रहकर शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान, फालतू वाली जो परेशान करने को करते हैं उसको क्या करना होगा, संयम रखना होगा और व्यक्तिगत हित के ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चिंतन करना होगा। व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में उनको अब विचार करना होगा, है ना। सूचना का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया। सूचना का अधिकार प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं हम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप से आवेदन देना होता है। यह देखिए, सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है, तो करना है उसको क्या करना होगा, लिखित रूप से यानी आवेदन लिख करके वहाँ जमा करना पड़ेगा। आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा करना होता है। जहाँ जिस संस्था में सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम लोग वहाँ जानकारी दे रहे हैं तो उसके साथ आवेदन के साथ क्या करना पड़ता है, 10 रुपये शुल्क जमा करना पड़ता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो 10 रुपये हम जमा करते हैं उसकी क्या करती है रसीद, तो उसको भी उन्हें आवेदक यानी जो आवेदन डाल रहा है वह उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति का शुल्क नहीं देना पड़ता है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है वह व्यक्ति निःशुल्क है, उनके लिए उनको कोई शुल्क नहीं लगता है। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। आवेदन क्या करता है, 30 दिन के अंदर जो आवेदन दिया रहता है चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा ही दी जाती है, उनको उनकी सूचना मिल जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज़ की छाया प्रति दी जा रही है तो छाया प्रति का शुल्क जमा करना होता है। हाँ देखिए, जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की कागज़ की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी दी जा रही है तो छाया प्रति का क्या करना होगा, शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। राशि देते समय क्या करते हैं, रसीद लेना आवश्यक है और शुल्क का भुगतान हम किसके द्वारा कर सकते हैं, चालान के द्वारा भी किया जा सकता है। 30 दिवस के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर यह जानकारी क्या है, अधूरी
भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जो आवेदन किया होता है उसके लिए यदि 30 दिन के अंतर्गत उनको सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह क्या कर सकता है, सूचना का अधिकार इस संस्था से जो कार्यालय में, इस संस्था या कार्यालय में जो बड़े अधिकारी होता है उनको आवेदन कर सकता है। जो आवेदन डाला गया आवेदन करता है ना। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 की दर से अधिकतम 2500 तक का जुर्माना कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय यानी सूचना का अधिकार है ना, वो एक क्या है, संस्था है। यहाँ पर देखिए, जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय का संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 की दर से अधिकतम 2500 तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यहाँ पर मतलब जो व्यक्ति आवेदन डाले रहता है उनके लिए किया जाता है, वह जुर्माना राशि को दे दिया जाता है। जैसा कि सबको शंका थी, आवेदन देखकर सरपंच भड़क गया। मतलब सब सोच रहे थे कि हम जिस पर आवेदन कर रहे हैं उस पर सरपंच क्या करेंगे, गुस्सा, है ना। तो वही होता है, सरपंच वह आवेदन देख करके क्या हो जाता है, भड़क जाता है। उसने कहा, बड़े आए सूचना का अधिकार जानने वाले। सरपंच क्या कहते हैं कि बड़े आए आप लोग सूचना का अधिकार जानने वाले, मैंने काम दिया इसका तो कोई एहसान नहीं मान रहा। सरपंच क्या बोलता है कि मैंने तो आप लोगों को काम दिया है फिर भी आप लोग इसका एहसान नहीं मान रहे हैं। जो मजदूरी देना तय किया था उससे कम पैसा दे रहा हूँ क्या। तो सरपंच क्या बोलता है कि मैंने पैसा तय किया था, देने को जो पैसा तय किया था उससे मैं पैसा कम दे रहा हूँ क्या, ऐसे उनसे बोलता है ना। मैं तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं बताऊंगा। सरपंच क्या बोलता है कि मैं तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं बताऊंगा। काम करना है तो करो वरना मत करो। काम करना है तो करो, नहीं मत करो, नहीं तो मत करो, है ना। सरपंच क्या बोलता है, मैं तुम लोगों को कोई हिसाब नहीं बताऊंगा, आप लोगों को काम करना है तो करो नहीं तो मत करो, है ना। मजदूर ही इस बात पर अड़ गए कि हम तो जानकारी लेकर ही रहेंगे। तो मजदूर क्या करते हैं कि हम सरपंच से इसकी जानकारी लेकर के ही रहेंगे। अब इस काम में उन्होंने रामू की मदद ली। रामू ने उन्हें जनपद पंचायत जयजयपुर की सूचना के अधिकार के प्रभारी अधिकारी से मिलवाया। यहाँ देखते हैं रामू, इन लोग किसकी सहायता लिए, रामू की। तो रामू ने उन्हें कहाँ लेकर के गया, जनपद पंचायत कहाँ की, जयजयपुर के अधिकारी के प्रभारी के पास उनको मिलवाया। रामू उनको लेकर के कहाँ गया, जयजयपुर जनपद पंचायत है ना। तो बड़े अधिकारी से उनको उनके प्रभारी के पास मिलवाते हैं। देखते हैं आगे। उसने कहा, ये जानना तुम्हारा अधिकार है। मतलब वो सरपंच से जानकारी लेना चाहते थे लेकिन उनको सरपंच जानकारी नहीं देना चाहता था, इसलिए वे कहाँ चले गए, जयजयपुर की जनपद पंचायत के प्रभारी से मिलने, है ना। तो वो अधिकारी क्या बोलते हैं कि ये जानना तुम्हारा क्या है, अधिकार है, तुम इसके लिए यहाँ आवेदन दे दो।
तो हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। वह प्रभारी क्या बोलते हैं कि तुम इसके लिए क्या करोगे, आवेदन दे दो तो हम कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। मजदूरों से आवेदन मिलने के बाद जनपद से सरपंच को नोटिस जारी हुआ कि ग्रामीणों ने जो जानकारी चाहिए यह उनका हक है। मजदूरों के द्वारा क्या किया गया, आवेदन डाला गया है ना। जो आवेदन कहाँ उन लोग गए थे, जयपुर की जनपद पंचायत, तो वहीं क्या किए, आवेदन मिलने के बाद जनपद से सरपंच को क्या मिला, नोटिस मिला कि ग्रामीणों ने जो जानकारी चाहिए उसकी जानकारी उनके लिए उनको अपना हक है, उनका हक है। आप 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी उनको दे दें, अन्यथा आप पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। जनपद पंचायत से क्या नोटिस आया था, क्या सूचना आया था उनको कि आप जो मजदूरों को जानकारी जाननी है उनको आप 10 दिन के अंतर्गत उनको पूरी जानकारी दे दीजिए, अन्यथा आप पर क्या होगा, जानकारी होगी। अब तो सरपंच कुछ घबराया और जानकारी मजदूरों को देने से पहले जनपद ऑफिस में गया। मतलब सरपंच को क्या हुआ, नोटिस पहुंचने के बाद वह क्या हुआ, घबरा गया और जानकारी मजदूरों को देने से पहले जनपद ऑफिस में गया। कहाँ जाता है सरपंच, जनपद में, है ना। उसने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बताया। यहाँ देखिए, इसको मतलब यहाँ देखिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी है ना, वो जनपद ऑफिस जाने के बाद किसको बताता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मतलब ये हिंदी नाम है, इंग्लिश में इसको CEO बोलते हैं ना। जनपद पंचायत के अधिकारी हैं तो इसको CEO, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, याद रखिए आप लोग, CEO है ना। तहसील में बैठते हैं तहसीलदार, SDM, ये सब है ना। तो CEO ये कहाँ बैठते हैं, जनपद पंचायत के अधिकारी हैं। तो सरपंच कहाँ जाता है, जनपद पंचायत अधिकारी के पास। तो बताया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। सरपंच वहाँ के क्या बता रहे हैं कि उनकी जो हिसाब है वह क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है। आप मज़दूरों को थोड़ा समझा दें। क्या बोलते हैं वह कि आप मज़दूरों को थोड़ा समझा दें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा, मैं गांव में आकर बात करूंगा। वहाँ के CEO क्या बोलते हैं कि मैं वहाँ आकर के बातें करूँगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गांव जाकर मजदूरों और सरपंच को साथ बुलवाया। वहाँ के CEO बोलते हैं, है ना। तो वहाँ जाकर के क्या किए, वो सरपंच और वहाँ के मजदूर जो काम कर रहे थे उनको साथ में बुलवाया। इसमें सरपंच ने सब जानकारी दिखाई। वह सरपंच उनको क्या किए, जानकारी दिखाई। CEO ने एक मजदूर को, CEO यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक मजदूर को जानकारी देकर पूछा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। वह CEO क्या करते हैं कि जानकारी देकर उनको पूछते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है। तब मजदूरों ने बताया कि उन्हें क्या किया जा रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं। वह मजदूर क्या बोलता है कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं। सरपंच ने कहा, मैंने लालच में आकर हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी की है। सरपंच ने क्या कहा कि मैंने लालच में आकर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, की है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। वह क्या करता है मजदूरों से कि इसके लिए मैं क्या करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
भविष्य में क्या करते हैं कि वह सरपंच क्या बोलता है कि भविष्य में मैं ऐसी गलतियाँ और नहीं करूँगा। मैं सबका बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूँ। वह सरपंच क्या बोलता है कि मैं सबका बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मजदूरों से कहा, अगर आप सब लोग मान जाते हैं और इसे माफ़ कर देते हैं तो मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। तो वह सीईओ क्या बोलते हैं कि सरपंच के माफ़ी मांगने से क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग सब लोग मान जाते हैं और इसे माफ़ कर देते हैं तो मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूँगा। सबने हबीब को ओर देखा। हबीब ने बुधिया, विष्णु और भोला से बात की। सबने कहा, अगर यह गलती मान रहा है और पूरे पैसे भी लौटा रहा है तो हम सब इसे क्या करेंगे, माफ़ कर देते हैं। वे क्या बोलते हैं कि हबीब ने किसके ओर किससे बात करता है, बुधिया और विष्णु से और भोला से। तो सबने क्या बोला कि यदि अपना गलती मान रहा है और हमारा पैसा वापस लौटा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको माफ़ कर देते हैं। इसके बाद सरपंच ने आदमियों को और औरतों को यानी पुरुषों और महिलाओं को हर दिन के हिसाब से बची हुई मजदूरी का भुगतान किया। यहाँ देखिए सरपंच क्या करता है, पुरुषों और औरतों को हर दिन के हिसाब से जो बचा हुआ मजदूरी का भुगतान करता है, जो बचा हुआ था उसका भुगतान करता है। बुधिया ने चंदा को 50 रुपये दिए और कहा, बुधिया अपनी भतीजी को क्या करती है, 50 रुपये देते हुए कहती है, बिटिया तुम इसकी मिठाई खाना, तुम्हारे कारण ही हम सबका इतना फ़ायदा हुआ है। उसकी भतीजी क्या बोलती है कि बिटिया तुम सब इसकी मिठाई खाना, जो 50 रुपये दिए रहती है, क्योंकि वो उनकी जो सूचना के अधिकार है उसके बारे में वे उनको जानकारी देती हैं। उनको सही पैसा नहीं मिल पा रहा था, है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ, देखिए क्वेश्चन बचा हुआ था, हम लोग देख नहीं पाए थे। तो कम मजदूरी मिलने की बात पता चलने पर लोगों ने क्या करने का फैसला किया। मतलब वे लोग क्या किए, सरपंच से बातें करेंगे और उनको क्या करेंगे, हिसाब किताब का रजिस्टर भी देंगे, यही सोच रहे थे, है ना। लेकिन वह सरपंच क्या किया था, गड़बड़ कर दिया था उनकी पैसे देने में। तो सरपंच को हिसाब किताब भी पूछने लगे थे तो वे क्या करने लगा, इनकार करने लगा और उसके प्रति शंका विश्वास में क्या हो गया, उनके प्रति वे आवेदन डालने लगे, है ना। मजदूरों ने सरपंच से क्या जानकारी मांगी, तो जो काम कर रहे थे अपनी मजदूरी के बारे में, है ना, उनको पैसे सही तरीके से नहीं दिया जा रहा था, उसकी जानकारी उनसे मांगी थी। सरपंच से ये जानकारी लेने से उनका क्या फ़ायदा होगा। सरपंच से ये जानकारी लेने से मजदूरों को अपनी जो वास्तविक यानी जो उनको पैसे दिया जा रहा था उससे उनको कम प्राप्त हो रहा था, तो वे अपनी जो वास्तविक मजदूरी है उसके बारे में उनको पता चल गया, है ना। हमारा और एक दो क्वेश्चन इधर छूटा हुआ है। न्यूनतम ये थोड़ा यहाँ देखिए, न्यूनतम मजदूरी या कलेक्टर रेट से क्या आशय है। वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी कितनी है। आप अपनी शिक्षिका से के साथ चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ न्यूनतम मजदूरी या कलेक्टर प्रशिक्षित, मतलब यहाँ पर सब काम करते हैं ना, तो प्रशिक्षित लोग भी काम करते हैं, अप्रशिक्षित लोग भी, कुशल और अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी क्या कर दी जाती है, तय की जाती है, जिससे संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रसारित किया जाता है। जो रोजगार गारंटी के तहत जो रेट तय किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, कलेक्टर के द्वारा। तो वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी कितनी है,
195 है ना। कुछ दिन थे 150 रुपये, 150 है ना। तो वही चल रहा है 150 रुपये की दर से, है ना। एक ही जैसे काम के लिए औरतों को आदमियों की कम मजदूरी देने का मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। एक ही जैसे काम करने के लिए औरतों को आदमियों से कम मजदूरी देना उनका क्या हो रहा है, शोषण किया जा रहा है उनको, है ना। उनको क्योंकि ये औरतों के लिए कम पैसे दे रहे हैं, वह क्या गैर कानूनी है। हम सब क्या है, हम सबको बराबर देना चाहिए, महिला हो या पुरुष। तो उनके प्रति क्या हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है ना। होमवर्क में दिया जा रहा है आप लोगों को, क्या देखिए लेसन 8 से है, सॉरी लेसन 7। टिप्पणी लिखना है आप लोग को, लीग की सीधी कार्यवाही और भारत विभाजन, ये दो करना है आप लोगों को। होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।